नमस्कार बच्चों, अपन टॉपिक लेंगे आज शुक्राणु जनन या फिर इसको अपन कह सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु का जो विकास है वृषण में उपस्थित जनन नलिकाओं के अंदर होता है, जिनको हम सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स भी कहते हैं। शुक्राणु जनन एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात किसी शुक्र नलिका में शुक्राणु विकास की सभी प्रावस्थाओं को देखा जा सकता है। होता क्या है बच्चों कि ये जो अपनी ट्यूब्यूल्स होती है, जर्मिनल ट्यूब्यूल्स जो है, इनकी आंतरिक उपकला, आंतरिक लाइनिंग जो है इनकी, वह जनन कोशिकाओं की बनी हुई होती है। जनन कोशिकाओं की बनी हुई होती है। इनके अंदर विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो अपन किसी भी टाइम में इनकी अगर सेक्शन काटें तो शुक्राणु विकास की विभिन्न प्रावस्थाओं को हम इसमें देख सकते हैं। शुक्राणु विकास के दौरान अपना पोषण सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा प्राप्त करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा अपना विकास के दौरान पोषण प्राप्त करते हैं। शुक्राणु का जो निर्माण होता है उनको अपन 3 चरणों में विभक्त कर सकते हैं। 3 फेजेस के अंदर इसको अपन बांट सकते हैं। तो इसमें देखिए शुक्राणु निर्माण की 3 चरणें पाई जाती है। सबसे पहली चरण आता है इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन फेज, या फिर जिसको अपन कह सकते हैं गुणन प्रावस्था। देख, मल्टीप्लिकेशन फेज या फिर जिसको अपन कह सकते हैं गुणन प्रावस्था। इसमें क्या होता है बच्चों, इसके अंदर जो आरंभिक जनन कोशिकाएं हैं, जिनको अपन इंग्लिश में कहते हैं प्रीमोर्डियल सेल्स भी कहते हैं, प्रीमोर्डियल सेल भी कहते हैं। इनके अंदर समसूत्री विभाजन के द्वारा, ध्यान देने वाली बात है कि अभी केवल और केवल समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन क्या होता है बच्चों, जिसमें कि 2n से 2n ही बनता है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद वाली प्रावस्था को अपन कहते हैं, इसके बाद वाली प्रावस्था कहलाएगी वृद्धि प्रावस्था। ठीक है ना। वृद्धि प्रावस्था के अंदर बच्चों क्या होता है कि इसमें से कुछ एक जो रहेगी स्पर्मेटोगोनिया, वह क्या करेगी, वृद्धि करके उसके बाद निर्माण कराएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का। ठीक है ना। इनके इसमें क्या होगा, थोड़ी बहुत ग्रोथ होगी और फिर ग्रोथ होने के बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होगा। और यही जो रहेगी, मतलब स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसी के अंदर मियोसिस के द्वारा, इसी के अंदर मियोसिस होगा और उसके पश्चात स्पर्मेटेड का निर्माण होता है। तो इसको अपन इसमें देखते हैं चित्र के द्वारा। तो इसमें देखिए बच्चों कि सबसे पहले जो 2n कोशिका है, अपने वो जर्म कोशिका है, उसमें खूब सारी इसके अंदर समसूत्री विभाजन हुआ और जिससे कि स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हुआ। उसके पश्चात ग्रोथ फेज आई, जिसमें कि कुछ एक जो स्पर्मेटोगोनिया है, इन्होंने वृद्धि करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण किया। और फिर उसके पश्चात प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोटिक डिवीजन हुआ, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो ये इसमें अपन देखते हैं फर्स्ट मियोटिक जो है डिवीजन जो है, इसके अंदर 2n से n का निर्माण हो गया है। 2n से n का निर्माण हुआ, जिसको अपन ने क्या कहा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा।
अब देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर दूसरा होगा विभाजन होगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन हुआ, जिसके द्वारा स्पर्मेटिड्स का निर्माण हुआ। स्पर्मेटिड्स को अपन कह सकते हैं शुक्राणु पूर्व अवस्था। शुक्राणु पूर्व अवस्था इसी स्पर्मेटिड के अंदर डिफरेंशिएशन के द्वारा, यानी कि शुक्र जनन की जो होती है क्रिया स्पर्मियोजेनेसिस जिसको अपन कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। विभेदन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण संपन्न होता है। अब इसमें देखिए कि शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है, विभेदन कैसे होता है शुक्राणुओं का, स्पर्मियोजेनेसिस का जो प्रक्रम है वो कैसे होता है। स्पर्मेटिड से शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है, या फिर इसको अपन स्पर्मियोजेनेसिस भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में स्पर्मेटिड का केंद्रक द्रव्य निकल जाने से गुणसूत्र अपेक्षाकृत कम स्थान में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसमें देखिए बच्चों, इसका जो मेन प्रोसेस है वह क्या रहता है कि शुक्राणु, जैसे कि ये कोई शुक्राणु है तो इसका जो एक्स्ट्रा जितना भी मटेरियल रहेगा, एक्स्ट्रा जितना भी वाटर है या आरएनए है, डीएनए है, या फिर कोशिकांग है, ऑर्गेनेल्स है, इन ऑर्गेनेल्स को इसमें से बाहर निकालने का प्रोसेस होगा। स्पर्मेटिड के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती है, तो स्पर्मेटिड से इन सब चीज़ों को एक बार बाहर निकाल के इसके आकार जो है, साइज़ और वेट जो है इसको फिर कम से कम करने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। स्पर्मेटिड कोशिका के सभी वैध पदार्थों जैसे आरएनए, अनावश्यक प्रोटीन आदि को बाहर निकाल दिया जाता है। शुक्राणु के शीर्ष भाग पर गोल्जी काय अनेक चक्रों में व्यवस्थित होकर एक्रोसोम का निर्माण करता है। स्पर्मेटिड का सेंट्रोसोम दो नलाकार केंद्र कणिकाओं या सेंट्रियोल का बना होता है, जो एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। समीपस्थ सेंट्रियोल होता है और एक रहता है दूरस्थ सेंट्रियोल। ये जो दूरस्थ सेंट्रियोल के पश्च भाग से एक्सियल फिलामेंट का निर्माण होता है। इसमें यह बताया गया है कि शुक्र जनन के समय शुक्राणु से एक्रोसोम का विकास किस प्रकार से होता है। इसमें देखिए सबसे पहले जो रहते हैं गोल्जी बॉडी व्यवस्थित हो जाती है इसके शीर्ष भाग के चारों ओर, फिर एक्रोसोमल ग्रेन्यूल का निर्माण होता है और यह आकर चिपक जाता है और धीरे धीरे शुक्राणु के शीर्ष पर फैल जाता है एक्रोसोम। ठीक है बच्चों, तो ये आपके शुक्र जनन का पोर्शन पूरा हुआ। अपन नेक्स्ट जो रहे क्लास के अंदर पढ़ेंगे अंड जनन के बारे में। थैंक यू।